हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुपद की, जिसे हम पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हमारे पास है सबसे पहला बहुपद, देन उसके बाद हम इसके रिलेटेड शब्दावली जिसे टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, फिर उसके बाद शेषफल प्रमेय जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है, गुणनखंड प्रमेय जिसे फैक्टर थ्योरम कहा जाता है, और बीजीएस सर्वसमीकाएं यानी कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। और ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है बहुपद की कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, या इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्यंजक क्या होता है, उसके बाद ही हम बीजीय व्यंजक बता सकते हैं। देखिए कुछ टर्म ऐसी होती है, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें आप मान निकाल सकते हो, आपके मान पता होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, x + y = 5 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो तरह की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल सकती है। क्या क्या? x और y क्या है, ये 5 क्या है, ये तो बराबर का साइन है। ठीक है, तो देखो x और y क्या है, x और y एक चर राशि है, और 5 क्या है, एक अचर राशि है, अचर राशि। अब चर राशि और अचर राशि क्या होती है? चर राशि वह राशि होती है जिसका मान परिवर्तन हो सकता है, जिसका मान परिवर्तन हो सकता है। और अचर राशि क्या है? जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो मैं इसे हम लिख देते हैं परिवर्तन नहीं होता। समझ आया? अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसके मान में परिवर्तन होता है और इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखो 1 + 4 = भी 5 होता है, 2 + 3 = भी 5 होता है, और 3 + 2 = भी 5 होता है, 1 + 4 = भी 5 होता है, या 4 + 1 = भी 5 होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इनके मानों में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ पर हुआ? परिवर्तन x और y की मान में हुआ। तो ऐसे मान जिनमें परिवर्तन हो सकता है उसे हम चर राशि कहते हैं, ऐसे मान जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता उसे हम अचर राशि कहते हैं। अब चर को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो हम x, y, z या इस तरह से हम किसी भी अंग्रेजी का कोई एक अल्फ़ाबेट लेते हैं और उससे इसको प्रदर्शित करते हैं। अब चर और अचर को किससे प्रदर्शित करते हैं? अचर को हम डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं या ABC से भी प्रदर्शित करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये एक छोटा सा मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ें बताई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद की। एक चर जिसमें चरों की संख्या, जिस बहुपद में चरों की संख्या एक हो, अधिकतम एक हो, उसे हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाला बहुपद कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा? तो देखिए सबसे पहले हम यह बात करेंगे। देखिए चर राशि और अचर राशि मैंने आपको बता दी है। एक चर वाले बहुपद की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2x² + 3x + 5, ये मैंने एक बहुपद लिखा। बहुपद को हम इस तरह से लिखते हैं P(x) = 2x² + 3x + 5। ठीक है, यहाँ पर अगर x है तो ये पूरा x में लिखा होगा, यहाँ पर अगर y है तो ये पूरा y में लिखा होगा, यहाँ पर अगर z है तो ये पूरा z में लिखा होगा। यानी कि इसके अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर जो राशि है वो राशि एक चर राशि है। समझ आया? ये जो राशि है ये राशि एक चर राशि है और ये पूरा चर राशि के रूप में लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर x के अलावा और कोई चर नहीं है, यानी कि y नहीं है, z नहीं है, w नहीं है, q नहीं है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इसमें चरों की संख्या कितनी है। अगर आपको चरों की संख्या इसमें पता लगानी है तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर चरों की संख्या जो है वो एक ही है। ऐसा क्यों है? इस पूरे को तो हम बोलते हैं बहुपद। ये समझ में आया? और अगर इसमें चरों की संख्या एक है तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। अगर इसमें चरों की संख्या
एक है तो इसे हम बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। अब आप पता कैसे लगाओगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मान लीजिए ये ऐसा ना लिख के आपको डायरेक्ट ऐसा दे दिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5, इस तरह से दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने चर है, इसमें तो px लिखा ही नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर x के अलावा और कोई टर्म नहीं है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हो, अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ पर भी x की जगह 1 आएगा, यहाँ पर भी x की जगह 1 आएगा, यहाँ पर भी x की जगह 1 आएगा। इसे आप इस तरह भी समझिए कि ये 3 है ना, तो ये x की घात जो 3 है इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये x की घात 2 है इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और यहाँ पर ये 4 है, इस x को मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर एक चीज़ देख के बताओ आप मुझे, यहाँ पर x ही है, यहाँ पर भी x है, इनके वर्गों को, इनके घनों को मत देखो, आप देखो यहाँ पर जो सिंपल सी टर्म है यानी कि x ही है, यानी कि जो चर राशि है वो क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है x, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसे बोलेंगे एक चर वाला बहुपद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद हुआ, क्लियर अच्छे से एकदम। अब हम बात करेंगे व्यंजक की और फिर हम बात करेंगे पदों की। व्यंजक क्या होता है, एक व्यंजक का निर्माण कैसे होता है। क्या आपने कभी घर को बनते हुए देखा है, क्या आपने कभी एक घर को बनते हुए देखा है? तो देखिए जैसा घर बनता है वैसे व्यंजक बनता है। अब व्यंजक के लिए क्या होना ज़रूरी है, व्यंजक देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 2x, ये 2x क्या है, ये 2x एक व्यंजक है, ये 2x एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय का मतलब होता है एल्जेब्रिक। यहाँ पर ये 2 क्या है, ये 2 यहाँ पर अचर राशि है और ये x यहाँ पर चर राशि है। समझ आ रहा है, 2 यहाँ पर अचर राशि है, x यहाँ पर चर राशि, इस पूरे को हम बोलते हैं व्यंजक। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक। समझ आ रहा है। अब इसके बाद और चीज़ समझिए, एक व्यंजक का निर्माण कैसे होता है। जब किसी भी चर राशि को अचर राशि से गुणा किया जाता है तब एक व्यंजक का निर्माण होता है। मान लीजिए ये मैंने यहाँ लिखा अचर राशि और यहाँ लिखा चर, यहाँ पर x है, ठीक है, या y है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अचर राशि क्या हो सकता है, अचर राशि a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। अगर मैं यहाँ a लिख देता हूँ तो a को x से जब गुणा करेंगे तो ax प्राप्त होगा और ax एक क्या है, व्यंजक है। अब आपको समझ आ रहा है व्यंजक क्या होता है। इस a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह इनका मान वास्तविक संख्या हो सकता है। समझ आ रहा है आपको अच्छे से एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8209448347, 820-944-8347, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दीजिए, सर मुझे यहाँ पर इस टाइम पर प्रॉब्लम है। बट कोशिश कीजिए, ये आप व्हाट्सअप मैसेज तब कीजिएगा जब बहुत ज़्यादा नीड हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो, पर्टिकुलरली टाइम नोट कर दीजिए कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे और तरीके से, बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूँ या आपका व्हाट्सअप पर आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है, ये समझ में आया आपको व्यंजक क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं पद की। पद क्या होता है, पद की अगर हम बात करें, पद का मतलब होता है टर्म। किसी भी एक बहुपद में, जैसे मान लीजिए एक बहुपद है आपका p ऑफ x बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये आपके पास एक बहुपद है, ये पूरा क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ कि ये एक बहुपद है, px बराबर ये, तो ये पूरा एक बहुपद हुआ। इसमें ये जो है ना अलग अलग व्यंजक, 3 व्यंजक है यहाँ पर, ठीक है, या यूँ बोल सकते हो कि एक व्यंजक एरा, व्यंजक एरा, व्यंजक है। इन व्यंजक बहुपद का जो पद होता है,
टर्म का मतलब ही होता है पद। पद का मतलब क्या होता है, ये जो व्यंजक है, इन व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं। हमने इसके पहले क्या सीखा था कि व्यंजक बनते कैसे हैं, और ये क्या है, एक व्यंजक, और व्यंजक ही क्या होता है, एक पद होता है। तो ये किसका पद है, ये बहुपद का एक पद है। ये क्या है, बहुपद का एक पद है। और ये क्या है, 3x, ये भी बहुपद का एक पद है। और ये क्या है, ये भी बहुपद का एक पद है। अब इसके साथ साथ आपको इसमें एक चीज़ और सीखना है, उसको हम बोलते हैं गुणांक, या हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक। ये क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या या कोई भी एक व्यंजक, कोई भी एक व्यंजक, जैसे मान लीजिए 2x है, तो यहाँ पर गुणांक, इस गुणांक शब्द को तोड़ दो, गुणा प्लस अंक, यानी कि गुणा करने वाला अंक, ऐसा ही होगा। तो गुणा हो रहा है क्या, 2 हो रहा है अचर राशि, 2 एक अचर राशि है, x एक चर राशि है। तो यहाँ पर x का गुणांक यानी कि x से क्या गुणा हो रहा है, तो x से गुणा हो रहा है 2, तो ये 2 क्या है, इसका गुणांक। समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ -2x और आपसे कहा मैंने कि x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे सर x का गुणांक -2 है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। एक बात और थोड़ी सी आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर इनकी जो घात है ना, वो घटते हुए क्रम में, देखो 3 2 इसकी घात 1, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा मत सोचना, यहाँ पर भी है x की घात 0। किसी भी अचर राशि की घात अगर 0 होती है, चर राशि की घात अगर 0 होती है, या अचर की घात 0 होती है, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1। अगर मान लीजिए x की घात 0 है तो 1, 1 की घात 0 है तो भी 1, 2 की घात 0 है तो भी 1, 3 की घात 0 है तो भी 1, 4 की घात 0 है तो भी 1, -1 की घात 0 है तो भी 1। हर केस में कितना आएगा, 1 ही आपको प्राप्त होगा। समझ आया। कैसे आता है, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे ये जानने की इच्छा है कि किसी की भी घात, किसी भी चर या अचर राशि की घात 0 1 क्यों होता है, तो मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। यहाँ पर देखिए x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x की घात 0। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि x की घात 3 का गुणांक क्या है, x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x की घात 3 से क्या गुणा हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या आपको कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप कह सकते हो सर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 को इससे गुणा करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस बहुपद पर कोई चेंज नहीं होगा जब आप 1 से गुणा करोगे तो आप क्या बोलोगे, x की घात 3 का गुणांक क्या है, 1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ x की घात 2 का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे 2। मैं पूछता हूँ x का गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे 3। x की घात 0 का गुणांक कितना है, 5। समझ आया। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा समझना है, और इसके बाद इसके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आपके आने वाले। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आपको थ्योरी लिखवाता हूँ, ये आपके बहुत काम आएगी। ये बहुत छोटे छोटे सी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको जब आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तब आपको ये चीज़ें वापस नहीं समझाई जाएगी, तब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है, व्यंजक क्या है, व्यंजक का निर्माण कैसे होता है, पद क्या होते हैं। सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना सभी लोग बताएंगे आपको, पर आपको उसके पीछे का कंसेप्ट समझना है कि ये बनता कैसे है। अब अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आप कोई भी अपने हिसाब से भी कोई बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ कि क्या ये बहुपद है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x प्लस 3, क्या ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। अगर मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्या ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। अगर मैं लिखता हूँ 3x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये एक बहुपद है, बिल्कुल है। यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, व्यंजक, पद, बीजीय व्यंजक, व्यंजक या बीजीय व्यंजक एक ही चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, गुणांक, जो कि बहुत काम का है। अब हम बात करें कि इनके पदों के आधार पर, किसके पद के आधार पर कितने तरह के बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर। ध्यान रखना, मैं पद की बात कर रहा हूं।
तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक से। तो आप क्या बोलोगे, जिसमें एक पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक पद, जिसे हम बोलते हैं एक पदी, या इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब अकेला होता है। इसका उदाहरण जैसे x, जैसे px बराबर x, ये एक बहुपद है, इसमें पदों की संख्या एक है, इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये एक पदी बहुपद है। क्लियर? अगर हम बात करें दूसरा, ये एक पदी हो गया। अगर हम बात करें एक से ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं द्विपद। द्विपद, द्वि का मतलब होता है बाई, तो बाइनोमियल। देखो नोमियल सब में एक जैसा आएगा। बाई का मतलब होता है दो। देखो इसको ऐसे याद करना, आप सामने खड़े हो, मैं यहाँ पर हूँ, एक जना आप एक जना मैं, कितने जने हुए? दो। हम दोनों जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बाय। तो बाय बाय कितने लोगों को बोला जाता है? सामने वाला, इसको कितने लोग बोलते हैं? अगर मान लीजिए सामने 50 लोग खड़े हैं तो 50 लोगों को हम एक ग्रुप मानेंगे, तो वो आपसे बाय बाय कर रहा है, तो दो लोगों के बीच में, तो बाय बाय का मतलब कितना हो गया? दो। ठीक है। बाइनोमियल का मतलब होता है द्विपद। अगर यहाँ पर हम पदों की बात करें तो ये x+2, तो एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, दो पद हो गए। इसी तरह होता है त्रिपद। त्रिपद, जिसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर x+2+3+2 लिख देते ना, ये भी तो त्रिपद ही हुआ। अरे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो ये तो ऐसा भी लिख सकता है ना, x+5, ये तो द्विपदी हुआ, इसमें तो पदों की संख्या दो ही है। समझ में आ रहा है? चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, रटना नहीं है, आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो पदों की संख्या कितनी है? एक पदेरा, एक पदेरा, एक पदेरा। तो पदों की संख्या यहाँ पर 3 है, इसलिए हम बोलेंगे त्रिपद है। और इसके बाद हम बात करते हैं चौथे की, जिसे हम बहुपद बोलते हैं डायरेक्ट। देखो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पॉलिनोमियल। देखो इसमें भी नोमियल, इसमें भी नोमियल। अब देखो बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, बहुत सारा। तीन पद है, त्रिपद नाम दे दिया। तीन से ज़्यादा है तो बहुत सारा है, बहुत सारा। बहुत सारा का मतलब होता है बहुपद। अब इसमें पदों की संख्या 3 से ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए 2x³ ले लिया, 4x² प्लस 3x प्लस 7 ले लिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा पद हैं, क्या इसे हम बहुपद कहते हैं? बिल्कुल, हम इसे बहुपद ही कहेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये कैसी लिखी हुई है इक्वेशन, ये लिखी है कि a और यहाँ लिखा है x की घात। अब देखो ये ax, फिर ये भी a और x, लेकिन यहाँ पर क्या है? ax की घात n। यहाँ पर क्या है? a या b x की घात n-1। फिर इसके बाद कितना आएगा? c x की घात n-2। आप देख सकते हो ये किस तरह से चल रहा है। ये एक नंबर है, यहाँ पर x की घात n है, ये b और x की घात n-1, एक घटता हुआ क्रम है। पर क्या कोई भी बहुपद में ऐसा होता है कि क्या मान लीजिए मैंने ये नहीं लिखा और डायरेक्ट ये लिख दिया? मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ 2x की घात 3 और 4x प्लस 7, तो क्या ये एक बहुपद है? बिल्कुल है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर हो, स्क्वायर को हम लिख सकते हैं किसी दूसरे तरीके से। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए इसमें नहीं है स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? जब कोई नंबर नहीं होता है, जैसे ये x की घात 3, ये x², इसे मैं 0 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि इसे हल करने पर आपकी इक्वेशन, आपकी समीकरण में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसके समीकरण में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हो इसको अगर मैं हल करूँगा तो वापस 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये एक हुआ पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण। क्लियर? वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे, अगर पदों के आधार पर वर्गीकरण होता है तो घातों के आधार पर भी वर्गीकरण होगा। घातों के आधार पर, अब घात क्या चीज़ होती है उसकी बात करते हैं।
घात के आधार पर घात क्या होती है, अगर मैंने यहाँ लिखा, मान लीजिए x की घात 2 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर x की घात अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये जो 2 है ना इसे हम बोलेंगे घात, और ये जो x है ना इसे हम बोलेंगे आधार, इसे हम बोलेंगे आधार। तो घात के आधार पर वर्गीकरण कैसा होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए इसे हम इस तरह से याद करें तो जल्दी याद हो जाएगा। x है आपके पास, x की घात 1 है, x की घात 1 है तो इसे हम बोलेंगे, x की घात 1 को आप किस तरह से याद रखोगे, रैखिक समीकरण, रैखिक या लीनियर। क्या इसका उदाहरण यही है, इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण आप ले लो, जैसे x + 2 ले लिया, x + 3 ले लिया, x + 4 ले लिया। यहाँ पर x क्या है, एक चर राशि, और 2 क्या है, एक अचर राशि। क्लियर। अगर हम बात करें, अगर x की घात किसी समीकरण में x की घात 2 हुआ तो हम उसे बोलेंगे, अधिकतम x की घात 2 ही होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे द्विपद, द्विघात, सॉरी द्विघात। द्विघात का मतलब होता है क्वाड्रेट्रिक, क्वाड्रेट्रिक। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या ले सकते हो, मैंने एक समीकरण ले ली x² + 2x + 4, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद x की घात अगर 3 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अब 2 घात को द्विघात बोलते हैं, तो त्रिघात को, 3 घात को त्रिघात बोलेंगे, त्रिघात, क्यूबिक। इसका उदाहरण ले लेते हैं, 4x की घात 3 + 3x² + 2x + 4। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ये अधिकतम घात जो है वो 3 होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें ये सब पद नहीं भी हुए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये त्रिघात ही कहलाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसमें ये नहीं हुआ और इधर से ये सारे हुए तो ये त्रिघात नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा है, ये त्रिघात नहीं कहला सकती है, इसमें इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप इस तरह से लिखें, ax की घात 3, तो आप क्या बोलोगे कि a का घात 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तभी ये त्रिघात कहला सकती है। अब इसके आगे क्या है, उतरते हुए क्रम में, उतरते हुए क्रम का मतलब है x की घात 2, x की घात 1, फिर x की घात 0। अब यहाँ पर भी x की घात है लेकिन वो 0 की टर्म्स में है, ये क्लियर हो गया। और इसके बाद x की घात 4 भी होता है जिसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो आपके अभी काम का नहीं है। क्लियर हुआ। ये मैंने आधार के घातों के आधार पर और इसके आधार पर बताया। एक चर x में घात n वाला बहुपद आपको बताना है तो किस तरह से बताओगे, तो बड़ा सिंपल है। आप किस तरह से लिखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना ax 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 ax, इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ लिखिए n, यहाँ लिखिए n, यहाँ लिखिए n-1, यहाँ लिखिए n-1, यहाँ लिखिए n-2, ये लिख दीजिए n-2, यहाँ लिखिए n-3, यहाँ लिखिए n-3। इसी तरह से ये अगर n-n है और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा n-n, तो a0 और x की घात भी कितना बन जाएगा, 0। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो अचर राशि है, देखो a क्या है और x क्या है, ये a एक अचर राशि है, अचर राशि, और ये जो x है यहाँ पर ये एक चर राशि है। क्लियर। अब देखिए ये a0 a1 a2 ये क्या है, अचर राशि। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो देखिए कि an का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक शून्य बहुपद भी होता है, शून्य बहुपद, ये क्या होता है, शून्य बहुपद, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। शून्य बहुपद क्या होता है, यदि सभी चरों का मान, जैसे a0 an-1, इन सभी का मान, सब का जितने भी चर हैं इन सभी का मान अगर 0 हो जाता है, इन सभी का मान, इन सभी अचर राशियों का मान अगर 0 होता है तो उसे हम बोलते हैं 0 या शून्य बहुपद, उसे हम बोलते हैं शून्य बहुपद। कब, जब सभी अचर का मान कितना हो, 0 के बराबर हो। एक बात ऐसी है जो बहुत से क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या 4, 2, 5
क्या ये भी बहुपद है? बिल्कुल है बहुपद। क्यों? क्योंकि इसे लिखा जा सकता है 4 गुणा x की घात 0। 4 x की घात 0 का मान 1 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा x की घात 0। अगर मैं इसे हल करूँगा तो 4 गुणा 1 ही आएगा जो कि 4 ही होता है। इसी तरह कोई भी नंबर हो उसे हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है एक बहुपद होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की, जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। सबसे पहले प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। आपके आधे प्रश्न तो तभी सॉल्व हो जाते हैं जब आप उन्हें ध्यान से पढ़ते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन मैंने ये दिए रखा है, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको यह बताना है कि कौन कौन सा एक चर वाला बहुपद है और उसका कारण भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, इसमें चर कितने दिख रहे हैं? चर राशि कितनी दिख रही है यहाँ पर? 1। कौन सी? x। तो आप क्या बोलोगे? एक चर x। क्या ये बहुपद है क्या? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुपद। अगर है तो ट्रिक मार्क कर दूंगा यस, और नहीं है तो काट दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक चर वाला बहुपद। तो मैं इसे ये टिक कर दिया, यानी कि ये एक चर है और यह एक बहुपद भी है। समझ में आया? अगर बहुपद है तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा, नहीं है तो यहाँ पर टिक करूँगा क्रॉस से। ये ध्यान रखना, जगह की वजह से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और उसको आपको रीज़न भी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? y के अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि एक चर वाला बहुपद है y। और क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि y की घात, ध्यान से सुनिएगा, y की घात एक पूर्ण संख्या है। इस लाइन को लिख लीजिए, y की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। यहाँ पर x की घात जो है वो 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। और बहुपद की कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए इसमें चर कितने हैं? एक ही चर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, एक ही चर है इसमें t। पर क्या ये बहुपद है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए t 3 और t की घात कितना? रूट में, और रूट का मतलब होता है 1/2, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने कब पढ़ा? पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से हमने इसे पढ़ा है। t की घात कितनी है? 1/2, और यहाँ पर प्लस t रूट 2। तो t की एक जगह तो घात है 1 और एक जगह घात है 1/2। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि t की जो घात है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद भी नहीं है। इसी तरह देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा इसका पार्ट, ये कितने चर हैं? इसमें एक ही चर है। कौन सा चर है? y। आपको दिख रहा होगा। पर क्या ये बहुपद है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर y की घात तो 1 है प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ y की घात -1। क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक क्या नहीं है? एक बहुपद नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने चर दिख रहे हैं आपको? इसमें देखो x एक चर है, y एक चर है, t एक चर है। तो इसमें कितने चर है? 3 चर है, 3 चर राशि है। पर क्या यह एक बहुपद है क्या? हाँ, यह एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इन तीनों चरों की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, और जब भी घात पूर्ण संख्या होती है तो हम कहते हैं कि वो एक चर राशि है। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे पूछा है x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक, x से क्या गुणा हो रहा है? यहाँ पर देखो, इनके आगे मत देखना, गुणांक, गुणा होने वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा होने वाला अंक। तो गुणा क्या हो रहा है यहाँ पर? x² से। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो 2 प्लस x² प्लस x। अगर इसके आगे मैं 1 लिख देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 1 गुणा हो रहा है x² से। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? धनात्मक 1। इसके आगे का साइन भी हमेशा लिखना है। यहाँ पर x² से क्या गुणा हो रहा है? -1। यहाँ पर x² से क्या गुणा हो रहा है? π/2। और यहाँ पर x² से क्या गुणा हो रहा है? क्या आपको यहाँ पर x² दिख रहा है? आपको यहाँ x² नहीं दिख रहा है। क्लियर? आपको यहाँ पर x² नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसे लिख सकते हैं कैसे? इस समीकरण को हम लिख देते हैं ऐसे, 0 गुणा x² प्लस √2x
माइनस 1। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, समझ आ रहा है? इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर हो गया अच्छे से? अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें 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 और इसमें x का गुणांक क्या है। इन तीनों में आपको मुझे x, इन चारों में आपको मुझे x का गुणांक बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है कि 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सिंपल सा द्विपद बोल रहा है 35 की घात के साथ, यानी पदों की अधिकतम संख्या 2 होनी चाहिए। तो 35 की घात का हम लिख लेते हैं x की घात 35 प्लस 2 लिख लेते हैं। ये क्या बन गया? एक x की घात 35 का एक द्विपद का उदाहरण। यहाँ कहा कि 100 की घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए, तो लिख लेते हैं 2x की घात 100। ये एक ही पद है पूरा, सिंपल। 2x की घात 100 ये एक पदी का एक उदाहरण हो गया। इस तरह आपके 3 क्वेश्चन और कंप्लीट हो गए। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5 की। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात का मतलब है कि अधिकतम घात आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात देखिए कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3। अधिकतम बतानी है। यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है 2। यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं 3, t लिख दो, x लिख दो, w लिख दो, p लिख दो, कुछ भी लिख दो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना है 0, इसलिए इसकी अधिकतम घात कितनी है 0। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, बताइए कौन सा बहुपद रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था x की घात 1 है तो रैखिक, x की घात 2 है तो द्विघाती, x की घात 3 है तो त्रिघाती। सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है इसमें 2, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा द्विघाती। द्विघाती। और अगर x की घात यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 3 है, अधिकतम वाली को देखना है। अधिकतम कितनी है 3, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये कितनी है त्रिघाती। त्रिघाती। इसी तरह यहाँ पर देखो अधिकतम कितनी है 2, तो आप देखो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हुआ द्विघाती। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 1, तो आप क्या बोलोगे ये क्या है रैखिक। यहाँ पर देखो x की t की अधिकतम घात कितनी है 1, तो क्या बन गया रैखिक। यहाँ पर x r की अधिकतम घात कितनी है 2, तो क्या बन गया द्विघाती। यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये क्या बन गया त्रिघाती। बड़ा ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी जो अभी हमने की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और वीडियो को आप देख के उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो वीडियो को बाद में देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।